हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ईएसआर। ईएसआर का मतलब होता है ई फॉर एरिथ्रोसाइट, एस फॉर सेडिमेंटेशन एंड आर फॉर रेट। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ बहुत इजी वे होता है। जो बच्चों को समझ नहीं आता है वो भी इजीली समझ आ जाएगा। अगर आप मेरा हर एक वीडियो देखते हैं तो इससे आपको क्लियर हो ही गया होगा। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इट इज अ रेट बाय विच एरिथ्रोसाइट सेडिमेंट डाउन मीन्स इन अ पर्टिकुलर टाइम। एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है बैठ जाना किसी चीज का। रेट होता है कितने टाइम पे एरिथ्रोसाइट जो है वो सेडिमेंट हो जाते हैं। सेडिमेंट मीन्स बैठ जाते हैं, मीन्स आपका आरबीसीज कितने टाइम में डाउन हो जाते हैं और कितना डाउनफॉल होता है, उस रेट को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट मीन्स ईएसआर। इट इज अ रेट बाय विच एरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। प्रिंसिपल क्या कहता है इसका? द प्रिंसिपल ऑफ ईएसआर इज दैट नॉर्मली एरिथ्रोसाइट स्लोली सेटल डाउन। क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल है, यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो आरबीसी जो होते हैं वो सेटल डाउन जो होते हैं बहुत नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। लेकिन अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो जो बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस करती है? फिब्रिनोजन। और जब वो फिब्रिनोजन आपके आरबीसी के साथ अटैच हो जाता है तो उनको हैवी कर दे, जिसकी वजह से आरबीसी का जो फॉल है वो ज्यादा जल्दी होता है। So, but when there is infection or inflammation in our body, then body produces fibrinogen. This fibrinogen binds with RBCs. ये जो fibrinogen होता है ये RBCs के साथ बाउंड हो जाता है और the rate of settle down of erythrocyte increases rapid, जिसकी वजह से RBCs जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ESR जो है एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। इसका मतलब क्या होता है नॉन स्पेसिफिक? कि अगर किसी की वैल्यू ESR की बढ़ी हुई आती है या लेस आती है तो हम उससे पता नहीं लगा सकते कि इस पर्टिकुलर इंसान को ये पर्टिकुलर डिजीज है। ठीक है। ये इतना शो करता है कि हाँ सम काइंड ऑफ इंफेक्शन है ब्लड में, बट ये पर्टिकुलर एक डिजीज को डायग्नोस नहीं करता है। ठीक है। ईएसआर इज मेजर्ड इन मिलीमीटर पर ऑवर, जिसको हम बोलते हैं एमएम पर ऑवर। ईएसआर टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन। यही मैंने आपको बताया कि जो इसका प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि ईएसआर का जो प्रिंसिपल है वो बेस किस पे है? सेडिमेंटेशन पे। सेडिमेंटेशन सेटल डाउन होना। जितनी तेजी से सेडिमेंटेशन होगा उतना ही ईएसआर आपका ज्यादा आएगा और जितना सेडिमेंटेशन कम होगा ईएसआर की वैल्यू उतनी कम आएगी। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? दिस इज अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट बट व्हेन रेज्ड हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस। ऐसे तो ये नॉन स्पेसिफिक है टेस्ट, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो इट मीन्स हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है इसकी। ये हमें एक ग्रेट क्या बोलते हैं सिग्नल देता है कि देयर इज सम टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन अवर बॉडी। सेकंड, इट डायग्नोज एंड मॉनिटर टेम्पोरल आर्टेरियल्स। ये आर्टेराइटिस की प्रॉब्लम को भी डायग्नोज करता है। द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज ऑकल्ट डिजीज। ऑकल्ट डिजीज होती है ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज हो वो उसको भी ये डायग्नोज करता है। अब बात करते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू की। इन न्यू बॉर्न में क्या होता है? ईएसआर की वैल्यू होती है 0 to 2 mm पर ऑवर। 6 मंथ से प्यूबर्टी तक वैल्यू होती है इसकी 5 to 13 mm पर ऑवर। लेस देन 50 ईयर्स, जिनकी एज 50 से कम है, उनमें मेन जो होते हैं उसमें लेस देन 15 mm पर आवर होती है और जो वीमेन होती है उसमें लेस देन 20 mm पर आवर होती है। 51 से 85 ईयर्स तक की एज के लोगों में मेन में लेस देन 20 और वीमेन में लेस देन 30 होना चाहिए। ग्रेटर देन 85 ईयर्स एज जो होती है उन लोगों में मेन में लेस देन 30 mm पर आवर और वीमेन में लेस देन 42 mm पर आवर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसीजर की। प्रोसीजर में क्या करना है आपने? सबसे पहले ईएसआर जो होता है वो जब भी हम किसी का सैंपल लें, ब्लड का सैंपल लें, ईएसआर करने के लिए कलेक्शन के बाद विद इन 2 आवर्स के अंदर अंदर हमें वो टेस्ट लगाना ही लगाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है? टेक 0.2 ml ऑफ ईएसआर सोल्यूशन
एंड 1.8 ml ऑफ ऑक्सलेट ब्लड और ईडीटीए ब्लड। आपने ईडीटीए ब्लड जो होगा वो 1.8 ml लेना है, और जो ईएसआर का सोल्यूशन होता है एंटीकोगुलेटेड जो वो होता है एंटीकोगुलेशन का आपने जो रिएजेंट लेना है वो 0.2 ml है। इन दोनों को मिक्स किया, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, जो विंट्रोप ईएसआर ट्यूब होती है उसको आपने उसके बीच में क्या करना है, उस ईडीटीए ब्लड को फिल कर देना है। देखिए ये है आपकी विंट्रोप ट्यूब, देख रहे हैं आप सभी, ये होती है विंट्रोप ट्यूब। ट्यूब यहां से हम इसमें ब्लड डालते हैं और ये नीचे से बंद होती है, ठीक है। ये नीचे से बंद है ट्यूब, यहां से हमने डालना है इसमें ब्लड। कहां तक डालना है, पूरा यहां तक। इसके एक साइड पे जो मार्किंग होती है वो 0 to 10 तक होती है, और इसके दूसरी साइड पे जो मार्किंग होती है वो भी 0 से 10 होती है, बट उसकी जो ग्रेजुएशन होती है वो नीचे से शुरू होती है। एक साइड में आपकी नीचे से शुरू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहां पे आपकी जो है ये आपकी 0 जो शुरू हुआ है ऊपर से हुआ है, ठीक है। एक में आपकी कैलिब्रेशन ऊपर से नीचे तक आती है और एक में कैलिब्रेशन आपके नीचे से ऊपर तक जाती है। तो इस विंट्रोप ट्यूब में आपने क्या करना है, ब्लड भर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, माउंट इन ईएसआर स्टैंड, एक स्टैंड होता है उसके अंदर आपने इसको ईएसआर ट्यूब को डाल देना है। स्टार्ट द क्लॉक फॉर 1 आवर, अपना वॉच पे टाइम नोट कर लेना है कि इतने टाइम, सपोज करो हमने 11 o'clock लगाया तो 12 o'clock तक आपने वेट करना है, और 12 o'clock पे आपने उसका रिजल्ट ले लेना, देखना है उसमें कितना डाउनफॉल हुआ है। और जो टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये मैंने आपको डायग्राम बताई है यहाँ पे, और मैंने आपको अभी ओरिजिनल में विंट्रोप ट्यूब कैसी होती है वो बता दी है। ऐसे उसमें था, ठीक है। एक साइड आपकी ग्रेजुएशन होती है 0 से लेके ऊपर तक 10, और एक साइड में ऊपर से डाउनवर्ड आता है 10, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल है, इसमें आपने पूरा ब्लड भर देना है। 1 घंटे के बाद जब आप रीडिंग लोगे, ये आपको मैंने जो ब्लू से शो किया ये हो गया, इसका सीरम आ जाएगा और नीचे सारा आरबीसीज फॉल हो जाएंगे। जितना आपका सीरम नीचे तक आएगा आपने वो वाली वैल्यू नोट करनी है, ठीक है, किसका ईएसआर कितना फॉल हुआ है। ये विंट्रोप ट्यूब होती है, ये आपकी लॉन्ग पिपेट है, ये इससे आपने ब्लड सक करके इसके अंदर डालना होता है, ठीक है। एक विंट्रोप ट्यूब होती है और एक वेस्टर्न ग्रीन पिपेट होती है, ठीक है। ये दोनों जो है ईएसआर के लिए ही यूज की जाती है, बट फर्क ये है, ये आपकी ट्यूब है और ये आपकी पिपेट होती है। ये है आपकी पिपेट, ठीक है। ये आपकी वेस्टर्न ग्रीन पिपेट है, एक ये है। इसमें आपने क्या करना होता है, ट्यूब लेनी है, ट्यूब के जिसमें ब्लड लिया होगा ये ट्यूब आपने, ये जो पिपेट है ये आपने उसके बीच में डाली और अपने आप इसका ब्लड जो है वो यहां तक आ जाएगा, ऊपर तक, ठीक है। उसके बाद आपने इसको रैक में रख देना है। रैक में रखने के बाद 1 घंटे के बाद आपने नोट करना है, इसका डाउनफॉल यहाँ पे शो करे, जितना फाउल हुआ होगा वो आपने 0, 10, 20 जितना भी होगा वो आपने मेजर कर लेना है। जो पहले होती थी ग्लास की वो ये थी, ठीक है, उसको भी ऐसे ही फिल करते थे, इसमें ग्रेजुएशन ऐसे होती थी, ठीक है। ये देखिए ये दोनों ट्यूब्स हैं, ये पहले कांच की आती थी और आजकल ये प्लास्टिक की आ रही है, ठीक है। ये दोनों आपकी क्या है, वेस्टर्न ग्रीन पिपेट है। अब वेस्टर्न ग्रीन पिपेट में क्या करना है आपने, पिपेट इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0 to 200 mm एंड द होल्डिंग रैक इज यूज। यहाँ पे भी सेम आपने ब्लड वैसे ही डालना है, बट जो इसकी ग्रेजुएशन होती है, इसके ऊपर जो नंबरिंग होती है वो 0 से 200 mm होती है। दिस मेथड इज मोर सेंसिटिव देन द विंट्रोप ट्यूब, ये ज्यादा सेंसिटिव होता है। इन दिस केस ब्लड इज डायल्यूटेड विद 3.8 सोडियम साइट्रेट। जब हम इसमें यूज करते हैं तो इसमें जो ब्लड होता है वो 3.8% सोडियम साइट्रेट में यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट से पढ़ लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ईएसआर की वैल्यू को। व्हेन द टेस्ट इज रीड फॉर मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज्यादा अगर आप रीडिंग लेंगे तब भी इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सेकंड, इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ब्लड, अगर आपका ब्लड अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है तब भी वैल्यू ठीक नहीं आएगी। अगर उसके अंदर एयर बबल्स हैं तब भी वैल्यू ठीक नहीं आती है। इफ देयर इज वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूब ड्यूरिंग द टेस्ट, अगर आपने कहीं स्टैंड में वो ट्यूब रख दी हुई है और वहां जहां पे रखी है, जिस शेल्फ पे, वहां पे आपने कोई मशीन लगाई है, सेंट्रीफ्यूज मशीन लगाई है, उसकी पर्टिकुलर शेकिंग हुई जा रही है, आपने टेबल पे रखा है, टेबल बार बार हिले जा रहा है, तो उसकी वजह से भी उसके रिजल्ट्स में वेरिएशंस आती हैं। व्हेन द ट्यूब इज नॉट वर्टिकल, और ट्यूब जब वर्टिकल ना हो, सीधी आपने खड़ी नहीं की है, उसको ऐसे करके खड़ा किया है, ऑब्वियसली उसके जो आरबीसीज हैं वो टिल्टेड वे में डाउन होंगे, हम रीडिंग नहीं ले पाएंगे। डू नॉट मूव द ईएसआर रॉक ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब आपने ये प्रोसेस करना है 1 घंटे के लिए तो आपने ईएसआर रैक को पहले यहां रखा फिर वहां रखा, ऐसे आपने उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है।
अब देख लेते हैं कि हाई ESR लेवल कब होता है। ESR की वैल्यू हाई कब आती है? फर्स्ट, ओल्ड एज में ESR की वैल्यू ज्यादा होती है, प्रेगनेंसी में बढ़ती है, बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में है तो उन केसेस में भी आपका ESR की वैल्यू बढ़ेगी। थायराइड की केसेस में ESR की वैल्यू बढ़ती है, ट्यूबरक्लोसिस में बढ़ती है, बोन डिसऑर्डर हो लाइक रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें भी आपकी ESR वैल्यू बढ़ती है, एनीमिक पेशेंट में बढ़ती है एंड क्रोनिक रीनल फेलियर में। सो दीज आर द फैक्टर्स जहां पे हमारा ESR लेवल हाई होगा। अब पढ़ लेते हैं कि लो ESR लेवल कब होते हैं। लो ESR लेवल होते हैं सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? जिसमें आपके आरबीसी की नॉर्मल शेप होती है, लेकिन जिसमें आपके आरबीसी सिकल की शेप ले लेते हैं उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो इस केस में भी आपका ESR कम आता है। व्हाइट ब्लड सेल कैंसर ल्यूकेमिया जिसको हम कहते हैं, अगर पेशेंट ल्यूकेमिया का सफरिंग हो रहा है तो उसका ESR जो होगा वो उसमें कम होगा। पॉलीसाइथीमिया पेशेंट में भी आपका ESR कम होगा, किसमें? जिसमें आपके आरबीसी बढ़ जाते हैं। सो ये थे कुछ कंडीशंस जहां पे आपका ESR की वैल्यू बढ़ जाती है और कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी ESR की वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक है, सो ये नियर अबाउट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ इसके बारे में रह गया होगा, इसके MCQs जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके MCQs डाल दूंगी, जो भी छोटे वन आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे या वन वर्ड आंसर आएंगे तो बता दूंगी मैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।